दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जलंधर महल की शिष्य परीक्षा। जलंधर महल के बाहर जहां पर सभी लोग धीमी आवाज में खुसर फुसर कर रहे थे, वहां रुचिका ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहां पर अब एक ऊर्जा यंत्र का निर्माण करने वाली हूं जो तुम सभी की उम्र का पता लगाएगा। जो भी यहां पर परीक्षा देने नहीं आए हैं, वह सबके सब यहां से चले जाएं। यंत्र के शुरू होने के तुरंत बाद अगर मुझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नजर आया जिसकी उम्र 1000 वर्ष से ज्यादा है, तो यहाँ से उसका मृत शरीर ही वापस जाएगा। यह कहते हुए रुचिका की आंखों में कत्ल का भाव उभर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो वह मारने से पहले एक पल के लिए भी विचार नहीं करेगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह सभी योद्धा जो अपने परिवार की नई पीढ़ी के योद्धाओं के साथ आए थे, सबके सब उस स्थान से दूर जाने लगे। पहले वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी संख्या घटकर मात्र 6,000 के लगभग रह गई। यह 6,000 की संख्या एक प्रकार से काफी छोटी थी। जलंधर महल के लिए इतने योद्धाओं को शिष्यों के रूप में स्वीकार करना और प्रशिक्षण देना कोई भी मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जलंधर महल यहां पर सिर्फ 10% योद्धाओं का चयन करने वाला था। यानी कि अब इनमें से सिर्फ 600 योद्धा ही ऐसे होने वाले थे जो शिष्यों के रूप में स्वीकार होने वाले थे। ऊपर से क्योंकि यहाँ पर निरीक्षक के रूप में रुचिका आई थी, तो अगर 100 योद्धाओं का चयन हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात होने वाली थी। स्वुश स्वुश स्वुश। सभी को चेतावनी देने के बाद रुचिका ने अपने जादुई अंगूठी में से एक यंत्र को बाहर निकाला जो दिखने में दिशा सूचक यंत्र के जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने उस पर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, तुरंत चारों तरफ एक ऊर्जा का बहुत बड़ा घेरा तैयार हो गया। इस घेरे के भीतर वह सारे योद्धा थे जो यहाँ पर शिष्य बनने आए थे। तुम सभी अलग अलग समूह बनाकर खड़े हो जाओ। 100 वर्ष से कम उम्र के योद्धा वहां पर खड़े होंगे, 100 से 200 वर्ष की उम्र के योद्धा उस तरफ खड़े होंगे, 200 से 300 वर्ष के योद्धा वहां पर, 300 से 400 वर्ष के योद्धा वहां उस कोने में डॉट। रुचिका अब सभी को एक एक करके बताने लगी कि किस उम्र के योद्धा को किस समूह में खड़ा होना है। आखिर में सभी 6,000 योद्धाओं को 10 बड़े समूहों में बांट दिया गया। आकर्ष और महा दोनों इस समय उस समूह में खड़े थे जहां पर 200 से 300 वर्ष के योद्धाओं को खड़े होने को कहा गया था। इन सभी 10 समूहों में सबसे ज्यादा योद्धा उस समूह में थे जहां पर 100 वर्ष से कम उम्र के योद्धाओं को खड़े होने को कहा गया था। वहीं पर सबसे कम योद्धा उस समूह में थे जहां पर 900 से 1000 वर्ष के उम्र के योद्धा खड़े थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पहले समूह में इतने ज्यादा योद्धा थे। आखिरकार प्रत्येक योद्धा यही चाहता था कि कम उम्र में जलंधर महल में शामिल हो जाए ताकि उसके आगे के ऊर्जा स्तर बढ़ाने की यात्रा में उसके पास अच्छे संसाधन उपलब्ध रहे। मैं फिर से कह रही हूँ, जिन भी योद्धाओं की उम्र 100 वर्ष से कम है वह यहीं पर खड़े रहेंगे। अगर गलती से भी कोई किसी दूसरे समूह में शामिल हो गया तो अपनी मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद होगा। रुचिका ने फिर से सभी को चेतावनी देते हुए कहा। यह सुनकर सभी योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ज्यादातर के लिए तो विश्वास कर पाना भी मुश्किल था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो जानबूझकर किसी दूसरे समूह में शामिल हो। पर थोड़ी ही देर के बाद कुछ योद्धा अपने समूह से बाहर निकलकर दूसरे समूह में जाने लगे। स्पष्ट था कि यह लोग यहाँ पर बेईमानी करने के लिए आए थे, लेकिन रुचिका की मौजूदगी में उनकी यह चल काम नहीं की। लगभग 2 मिनट बाद रुचिका ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक और यंत्र को बाहर निकाला और सभी 10 समूहों की तरफ उसे घुमाने लगी। वह शायद उससे सभी के ऊर्जा स्तर की जांच कर रही थी। बहुत जल्द आकर्ष ने पाया कि एक बहुत बड़ी वृत्त की परिधि उसके चारों तरफ भी प्रकट हो चुकी है।
यह सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा था बल्कि वहां पर मौजूद बाकी सभी योद्धाओं के साथ भी हो रहा था। एक जवान अवस्था का आदमी जो आकर्ष के समूह से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, बड़े ही ध्यान से सभी को देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद उसने कुछ लोगों की तरफ इशारा किया और उसके बाद विभाग प्रमुख रुचिका की तरफ देखने लगा। शायद से वो रुचिका को कुछ बता रहा था। इसके अगले ही पल रुचिका भी ध्यान से उन लोगों की तरफ देखने लगी जिसकी तरफ उस व्यक्ति ने इशारा किया था। तुम सभी असफल हुए। रुचिका ने आकर्ष के समूह में मौजूद सभी योद्धाओं में से 13 योद्धाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ही रुचिका ने अपनी बात खत्म की, रुचिका के पास में खड़ा एक मध्य अवस्था का आदमी आगे आया और उसने अपनी ऊर्जा से उन सभी 13 योद्धाओं पर प्रहार कर दिया। उसका प्रहार इतना तेज था कि उन 13 योद्धाओं में से एक को भी प्रतिक्रिया देने का अवसर नहीं मिला। पलक झपकते ही सभी राख बनकर उड़ गए। एक सूर्य वेग मंडल का योद्धा आकर्ष, जिसने इस प्रहार को बहुत ही करीब से देखा था और महसूस किया था, उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उस मध्य अवस्था के आदमी का ऊर्जा स्तर सूर्य वेग मंडल में होगा। जब तक वह इस बारे में सोच रहा था तब तक रुचिका ने बाकी के कुछ और योद्धाओं को भी उनके समूह से अलग कर दिया था। यह सब के सब असफल हो चुके थे और सभी का परिणाम एक था, मृत्यु। थोड़ी ही देर बाद ऊर्जा स्तर की इस परीक्षा को जितने भी योद्धाओं ने पूरा किया था, उन सबको भी एक शक्तिशाली योद्धा का सामना करने के लिए बाहर बुलाया गया। यह शक्तिशाली योद्धा जलंधर महल का शिष्य था। सभी 10 समूहों के सामने एक एक योद्धा प्रकट हो चुका था, जिसकी ताकत का सामना हर एक योद्धा को करना था और उसके बाद ही फैसला होने वाला था कि कौन सफलतापूर्वक जलंधर महल का शिष्य बन पाएगा। आकर्ष और महा के समूह के सामने भी एक ऐसा ही योद्धा आ चुका था। यह योद्धा सोमचक्र मंडल के 6ठे सिद्धांत स्तर का था। उसकी ताकत का पता चलते आकर्ष ने महा के पास संदेश भेजा और कहा, जब तुम्हारी बारी आए तो इस पर ऐसा प्रहार करना कि इसको वापस प्रतिक्रिया देने का भी अवसर न मिले। वह यहाँ पर जलंधर महल के उस योद्धा को निशाना बनवा रहा था क्योंकि वह जानता था कि अगर उस योद्धा को हल्की सी भी चोट लगी तो रुचिका का ध्यान उनकी तरफ आएगा और एक बार उन्होंने अपनी ताकत साबित कर ली तो फिर उन्हें जलंधर महल में शामिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। ठीक है, महा ने जवाब दिया और उसके अगले ही पल अपनी शक्तियों के साथ सामने मौजूद उस योद्धा पर प्रहार कर दिया। उसने शुरुआत में ही अपने स्थान के सिद्धांत का प्रयोग किया, जिससे प्रतिद्वंद्वी को जब तक महा का प्रहार समझ में आता, वह उस प्रहार का निशाना बन चुका था। बूम 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 बूम। एक के बाद एक ऊर्जा के कई सारे विस्फोट सभी को सुनाई देने लगे। वो जवान अवस्था का आदमी जो महा का प्रतिद्वंदी था, इस समय उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। शरीर पर कई जगह जख्म लग चुके थे और चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। कहीं ना कहीं उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक 300 वर्ष से कम उम्र की योद्धा उसका यह हाल कर देगी। जैसा आकर्ष ने अनुमान लगाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपने महल के योद्धा की ऐसी हालत देखकर आखिरकार रुचिका की नजर भी महा पर आखिर केंद्रित हो गई। उसके महल का योद्धा इस समय खून की उल्टी कर रहा था, पर रुचिका के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वह तो अब इस मुकाबले को देखते हुए यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि महा की ताकत कितनी हो सकती है। थोड़ी देर तक तो उसके महल के योद्धा की पिटाई होती रही। उसके बाद रुचिका ने जब देखा कि अब महा उसके महल के शिष्य को अपाहिज बनाने वाली है, तब जाकर उसने दोनों के इस मुकाबले के बीच हस्तक्षेप किया। बहुत बढ़िया, तुम सफल हुई। रुचिका ने अपने चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्से का बिल्कुल भी भाव नहीं था। इधर जब महल के उस शिष्य ने सुना कि मुकाबला खत्म हो गया है, तब उसने भी एक राहत की सांस ली। परंतु जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, रुचिका ने उसे रोक लिया। विभाग प्रमुख आप। शिष्य को जैसे ही पता चला कि उसको रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि रुचिका है, तो उसे घबराहट होने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं अब उसे खत्म तो नहीं कर दिया जाएगा। इस लड़की की परीक्षा पूरी हुई है, तुम्हारी नहीं।
जब तक लड़ सकते हो लड़ो। रुचिका ने उस शिष्य की तरफ गुस्से से भरी निगाहों के साथ देखते हुए कहा। अपने विभाग प्रमुख की ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। इस समय उसकी स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा देर तक लड़ाई कर सकता था, पर उसके पास अपने आप को बचाने का कोई तरीका भी नहीं था। यह सब इन कमीनों की वजह से हो रहा है। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। उस शिष्य ने गुस्से से भरे स्वर में अपने आप से कहा। आकर्ष के समूह के बाकी जितने भी योद्धा थे, उन्होंने जब देखा कि उस शिष्य की आंखें गुस्से से लाल होने लगी है, तो उन्हें भी चिंता होने लगी। यह पक्का अब उस लड़की का गुस्सा हम पर उतारेगा, एक योद्धा ने कहा। इस छोटे से समूह के सारे योद्धा इस समय दबाव महसूस कर रहे थे। इस समय आकर्ष इकलौता था जो उस दूसरे योद्धा को ध्यान से देख रहा था। वुश! 2 पल देखने के बाद वह एकदम से आगे बढ़ा और उसने सीधा हवा में उछलकर महल के उस योद्धा के दोनों कंधे पकड़ लिए। इससे पहले कि वह योद्धा कुछ समझ पाता, आकर्ष ने उसको हवा में उठा लिया और गोल घूमते हुए जोर से जमीन पर पटका। बैंग! वह योद्धा पहले से ही काफी जख्मी था। ऐसे में दोबारा जैसे ही जख्मी हुआ तो दर्द सहन नहीं कर पाया और मूर्छित हो गया। बिल्कुल पहले की तरह रुचिका की नजर अब फिर से नए योद्धा पर आकर केंद्रित हो गई। फर्क बस इतना था कि पिछली बार महा थी और इस बार आकर्ष था। बाकी सभी समूहों के योद्धाओं की नजर भी अब आकर्ष पर आकर केंद्रित हो चुकी थी। लगातार 2 योद्धाओं ने जलंधर महल के एक शिष्य की हालत खराब की थी। इसलिए अब हर कोई यह जानना चाहता था कि अब रुचिका क्या प्रतिक्रिया देगी। तुम भी सफल हुए। 2 पल ध्यान से देखने के बाद रुचिका ने बस यह 4 शब्द कहे और फिर दूसरे योद्धाओं के मुकाबले को देखने लगी। रुचिका के यह शब्द सुनकर आकर्ष ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बस समूह से बाहर निकला और महा के पास आकर खड़ा हो गया। आकर्ष के पास आते ही महा ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। अब इस बात ने रुचिका का ध्यान खींचा। एक अनुभवी योद्धा के रूप में उसने तुरंत अंदाज लगा लिया कि दोनों के बीच कोई तो रिश्ता है। उसने फिर से दोनों की तरफ देखा और फिर एक धीमी आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो? यह सवाल जितना सामान्य लग रहा था, उतना सामान्य था नहीं। रुचिका ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि वह दोनों की पहचान का पता करना चाहती थी। यहाँ पर पहचान से मतलब था कि दोनों किस ताकत से संबंध रखते हैं। आकर्ष जानता था कि अगर उसने बहुत ही सामान्य शब्दों में या सीधा जवाब दे दिया तो रुचिका पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने चेहरे पर हल्की सी गंभीरता लाते हुए कहा, इससे आपका क्या मतलब कि हम दोनों कौन हैं? आपके महल में शामिल हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही होना चाहिए कि हम दोनों किसी भी ताकत से संबंध नहीं रखते हैं। क्या आपके महल में शामिल होने से पहले हमारा अतीत जानना आपके लिए आवश्यक है? मुझे तो नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। उसके ऐसे जवाब को सुनकर बाकी सभी योद्धाओं को लगा कि अब रुचिका पक्का गुस्सा करेगी। आखिरकार वो सबसे निर्दयी योद्धा थी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि रुचिका के चेहरे पर गुस्से का भाव आया था, पर उसने वह गुस्सा उन दोनों पर जाहिर नहीं किया। उसने फिर से दोनों से पूछा, अतीत नहीं तो नाम बता दो। मेरा नाम आकर्ष है। इससे ज्यादा बताना ना तो मुझे अच्छा लगता है और ना ही मुझे जरूरत है। अगर आपको इस बात से समस्या है तो आप कह सकती हैं। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ जलंधर महल इकलौता ऐसा नहीं है जो हम जैसे योद्धाओं को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। और बहुत सी उच्च श्रेणी की ताकतें हैं जिनके द्वार हमारे लिए तुरंत खुल जाएंगे। आकर्ष ने अब की बार नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने महा का हाथ पकड़ा और वहां से रवाना हो गया। उसने रुचिका के जवाब को सुनने की भी कोशिश नहीं की। इस समय पर वह यह सब दिखावा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि रुचिका उसको और महा को याद रखें। उसके व्यवहार को देखते हुए उसे विश्वास था कि रुचिका को गुस्सा तो आएगा परंतु वह उसका कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि दोनों के पास ताकत है।
अगर वह विनम्र बनता है तो उसे बस एक सामान्य शिष्य बनाया जाएगा। लेकिन अगर उसने सफलतापूर्वक रुचिका को गुस्सा दिलवाया तो एक शिष्य बनने के बाद भी रुचिका उसको याद रखेगी, जिसका मतलब था कि आगे भविष्य में वह रुचिका का इस्तेमाल कर सकता था। किसने कहा कि जलंधर महल तुम जैसे योद्धाओं को स्वीकार नहीं करता? हमारे महल के द्वार भी तुम दोनों के लिए खुले हैं। इसी क्षण वापस आओ। आकर्ष और महा अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से रुचिका की आवाज दोनों को सुनाई पड़ी। इस आवाज को सुनते ही आकर्ष के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसकी तरकीब काम कर गई थी। अपनी इच्छा से गुरुकुल में शामिल होना और गुरुकुल के उच्च अधिकारी के द्वारा निमंत्रण लेकर गुरुकुल में शामिल होना दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। इसमें ज्यादा महत्व तब था जब निमंत्रण देकर बुलाया जाए। किसी को जख्म देने के बाद एक बार अगर उस जख्म पर खुद से हल्की सी दवाई लगा दी जाए तो एक बार के लिए तो दुश्मन भी संकोच करने लगता है। यही रणनीति आकर्ष ने भी अपनाई। किसी से काम निकलवाने के लिए उसको महत्वपूर्ण महसूस करवाना बहुत जरूरी होता है। इसी सोच के साथ आकर्ष ने अपने कदम वापस से रुचिका की तरफ बढ़ाए। पास में आने के बाद उसने इस बार हल्के विनम्र स्वर में कहा, वरिष्ठ, हम आपके गुरुकुल में इसलिए शामिल होना चाह रहे थे क्योंकि आपके गुरुकुल का सीधा संबंध देवतल के सम्राट से है। इतना सुनते ही रुचिका का सारा गुस्सा गायब हो गया। आकर्ष के कुछ शब्दों ने उसको यह बता दिया था कि वह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक तुम जलंधर महल में अच्छा प्रदर्शन करोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं खुद तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने गुरुकुल के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया तो मैं तुम्हें देवतल के सम्राट से मिलवाऊंगी। रुचिका ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले तक उसके मन में आकर्ष और महा की पहचान को लेकर कई सारे सवाल थे, परंतु अभी छोटे से वार्तालाप के बाद उसे लगने लगा कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उनकी पहचान क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों प्रतिभाशाली हैं, दोनों की उम्र कम है और दोनों का ऊर्जा स्तर काफी अच्छा है, जिसके साथ अगर उनका महल उन पर थोड़े से भी संसाधन खर्च करते हैं तो आगे निकट भविष्य में दोनों उनके गुरुकुल के लिए शक्ति स्तंभ बन सकते थे। इस बीच बाकी योद्धाओं की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। आकर्ष और महा दोनों वापस से अपने पहले वाले स्थान पर जाकर खड़े हो चुके थे। यह प्रक्रिया कुछ घंटे तक चली। आखिर में 6000 में से सिर्फ 1000 योद्धा ही शेष बचे। बस इतना ही, बाकी बचे सारे योद्धा फिर से 10 अलग अलग समूह में बैठेंगे और उसके बाद सबकी एक एक परीक्षा फिर से होगी। रुचिका ने पीछे बचे योद्धाओं की तरफ देखते हुए घोषणा की। यहाँ पर वह जिन योद्धाओं की बात कर रही थी उनमें आकर्ष और बाकी सब भी शामिल थे जो पहले ही परीक्षा पार कर चुके थे। पहली परीक्षा ताकत की थी, पर अब दूसरी परीक्षा थी समझ की। परीक्षा के दूसरे पड़ाव में सभी योद्धाओं को एक बहुत बड़े समूह में रखा जाने वाला था और वहां पर उन सभी को अलग अलग देव जालों का सामना करना था। जो पहले 500 योद्धा इस पड़ाव को पार करने वाले थे उन्हें ही आगे तीसरी परीक्षा में प्रवेश करने का अवसर मिलने वाला था। 6000 में से 5000 योद्धा असफल हुए और पीछे सिर्फ 1000 योद्धा बचे जिनमें आकर्ष और महा भी शामिल थे। अब यह 1000 योद्धा 10 अलग अलग समूहों में देवजालों का सामना करने वाले थे। रुचिका के साथ 40 योद्धा आए थे। उसने उन सभी को 4-4 के समूह में बांटा और सभी को एक एक योद्धाओं के समूह की जिम्मेदारी दे दी। शुरू करो, रुचिका ने आदेश देते हुए कहा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, हर तरफ से देवजाल सक्रिय होने लगे। 1000 में से 998 योद्धा एक साथ सभी देवजालों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, परंतु देवजालों की संरचना ऐसी थी कि जो जितनी ताकत लगा रहा था देवजाल उतना ही ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। यह प्रक्रिया काफी देर तक चली। लगभग 10 मिनट बाद सभी योद्धाओं को समझ में आने लगा कि वह जितनी ताकत लगाएंगे उतना ही ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। अब तक आकर्ष और महा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह परीक्षा ताकत की नहीं बल्कि समझ की थी, जिसका मतलब था कि यहाँ पर उन्हें ताकत का इस्तेमाल करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी।
दोनों को एक जगह पर खड़ा देखकर रुचिका को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि जब बाकी सभी इतनी कोशिश कर रहे हैं तो फिर यही दोनों चुपचाप अपने स्थान पर क्यों खड़े हैं। वुश वुश। वह उलझन में ही थी कि तभी उसने देखा कि दोनों एक ऊर्जा की तरंग में बदले और पलक झपकते ही उस देव जाल के पूरे क्षेत्र को पार करते हुए दूसरी तरफ निकल गए। स्थानांतरण तकनीक। रुचिका की आंखों में हल्की सी गंभीरता आ गई। भले ही जिन्होंने देव जालों को सक्रिय किया था वह सिर्फ सोमचक्र मंडल के योद्धा थे, लेकिन 4 योद्धाओं की ताकत एक साथ मिलने के बाद वहां की दीवार को भेद पाना फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बावजूद दोनों ने अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ अपने आप को प्रकट कर लिया था। यह साफ बता रहा था कि दोनों समझ से तो काम कर ही रहे थे, साथ में दोनों में से एक के सिद्धांत की शक्ति भी अपने उच्च स्तर में पहुंच चुकी है। यह बेईमानी है। तुम्हें देव जाल को तोड़कर बाहर आना था, साथ में तुम किसी और की मदद भी नहीं कर सकते हो। दोनों ने नियम तोड़े हैं, इसलिए सजा दोनों को मिलेगी। परंतु उससे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि तुम दोनों में से स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किसने किया। रुचिका ने आकर्ष और महा दोनों की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा। अभी उसने जो कुछ भी कहा था वह मात्र एक दिखावा था। सच्चाई तो यह थी कि उन दोनों की पहली परीक्षा के बाद ही वह दोनों उसको पसंद आ गए थे और उसने फैसला कर लिया था कि दोनों को किसी भी कीमत पर अपने गुरुकुल में शामिल करेगी, वरना वह दोनों को निमंत्रण क्यों भेजती। वह दोनों की परीक्षा अब सिर्फ इसलिए ले रही थी क्योंकि उसे दोनों की वास्तविक ताकत देखनी थी। इसीलिए वह गुस्सा भी कर रही थी ताकि दोनों डर के मारे सच्चाई बता दे।